नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 6 सितंबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज यहाँ पर होने वाले हैं असम ट्रिब्यून एंड ऑफ कोर्स अदर नेशनल रिलीज तो है ही, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप उसको डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले असम ट्रिब्यून का सबसे फ्रंट पेज का अगर देख लीजिएगा, लिखा हुआ है गुणोत्सव के रिपोर्ट के रिलेटेड। गुणोत्सव आपको तो पता ही है दैट ये क्यों सेलिब्रेट किया गया था इस बार, क्योंकि ऑफ कोर्स गुणोत्सव के थ्रू जो है वेरियस स्कूल के एजुकेशनल स्टेटस के पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने का किया गया था। तो अगेन इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, बट अभी जो गुणोत्सव कंडक्ट किया गया था ना, उसका फाइनल रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट थोड़ा उस रिपोर्ट नेगेटिव ही आया, आप बोल सकते हैं। इनफैक्ट नेगेटिव किसके कंपैरेटिवली, पिछली बार की कंपैरेटिवली 2018 को भी गुणोत्सव कंडक्ट किया गया था, जिसके तहत स्कूल के एजुकेशनल स्टेटस के रिपोर्ट्स निकाले गए थे और 2022 को सिमिलर चीज़ परफॉर्म किया गया। तो जिसमें क्या पाया गया है दैट 2018 के कंपैरिजन 2022 में जो है ना, डेटा उल्टा डिक्रीज होता हुआ दिखा है। आप देख लीजिएगा, A+ ग्रेड 2018 में 23.01% था, 2022 में घट के ये 11.5% हो गया बच्चों का। यही नहीं, स्कूल्स जिनका ग्रेड होता है ना, अब स्कूल्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया था, ये तो अगेन रिजल्ट का है। ये ग्रेड स्कूल के ग्रेड का क्लासिफिकेशन अगर देख लीजिएगा, उसमें भी यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट ही है। 2018 में 46.98% जो स्कूल थे वो A ग्रेड वाले स्कूल थे, बट जो 2022 में घट के 40.70% हो गया। एंड व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट? कोविड-19 पैंडमिक। क्योंकि बोला जा रहा है दैट कोविड-19 पैंडमिक के समय ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा सफ़र हुए थे। अब आप बोलेगा सर ऑफलाइन क्लासेस तो सफ़र हुए थे, बट हम लोग तो ऑनलाइन क्लासेस करते थे। अरे भाई, आप लोग ना ऑनलाइन क्लासेस करते थे, आप यू आर नॉट फुल इंडिया ना। आपको पता क्या है, अभी भी इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है दुनिया मतलब इंडिया में प्रॉपरली नहीं हुआ है ना। अब सोचिए ना यार, खाने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से मोबाइल खरीदेंगे भाई, स्मार्टफोन। समझ रहे हो बात? वही चीज़ बोला गया है। अगर नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी देख लीजिएगा ना, सिर्फ आसाम का ये अपना हालत नहीं है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का भी हालत देख लो, वहाँ पर भी परफॉर्मेंसेस डिक्रीज ही होता हुआ दिखा है। ठीक है, तो चलो, जब नेशनल लेवल में होगा तब तो स्टेट लेवल में होगा ही। ठीक है, तो एनीवेज ये गुणोत्सव रिपोर्ट का था। नेक्स्ट, ऋषि सुनाक के बारे में न्यूज़ था असम ट्रिब्यून में। एक्चुअली ये पूरा दुनिया का मीडिया ही कवर कर रहा है इसको। ऋषि सुनाक हैज़ लॉस्ट द रेस टू बिकम द न्यू यूके पीएम। रेस में तो थे, ही वॉज इन रेस राइट, बट ही लॉस्ट द थिंग। एंड यू जस्ट नीड टू रिमेंबर हिज नेम दैट यस, ऋषि सुनाक, ही वॉज एन इंडियन ओरिजिन पर्सन। ठीक है, सो ही इज़ नॉट एन इंडियन ऑरिजिन, क्योंकि नाम ही है ऋषि। इनके माता पिता जो थे दे वर इंडियन, बट ही वॉज बॉर्न एंड बॉट अप देयर ओनली राइट। सो नाम समझना पड़ेगा आपको, ऋषि सुनाक। नेक्स्ट, इंडिया बांग्लादेश टाइज के रिलेटेड यह न्यूज़ था। एक्चुअली अभी शेख हसीना जी अनडाउटेडली इंडिया का विजिट में, तो बोला जा रहा है दैट कुछ ऐसे मेजर एग्रीमेंट्स साइन किए जा सकते हैं। अब देखो, ये तो बार बार जब भी इस टाइप के मीटिंग्स होते हैं ना, इंडिया के पीएम बांग्लादेश में जा रहे हैं, बांग्लादेश के पीएम इंडिया में आ रहे हैं, तो इस टाइप से सब समय ये वाला मुद्दा उठेगा ही। बट आज हम लोग इस क्लास में एक इसको होलिस्टिक एंगल देंगे। हम लोग इंडिया बांग्लादेश के ट्रेड के रिलेटेड डिस्कस करेंगे, क्या क्या है ओवरऑल कंडीशन, तो जिसमें ट्रेड भी आता है ऑफ कोर्स। बांग्लादेश अगर देख लीजिएगा, इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें बायलैटरल ट्रेड जो है ना बढ़ ही रहा है। जी हाँ, 2009 को जब ये 2.4 बिलियन था, वही 2022-21 को बढ़कर 10.8 बिलियन हो गया, विच इज़ अ ह्यूज इंक्रीज। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल अगर देख लीजिएगा, तो बांग्लादेश हमारे से इंपोर्ट करता है क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, है ना। सो ऑफ कोर्स क्या हम बोल सकते हैं दैट बांग्लादेश हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट वहाँ पे होता है, तो यस दे आर रिलायबल। इनफैक्ट ऐसा चीज़ नहीं है दैट सब समय हम ही बांग्लादेश से बांग्लादेश को हम एक्सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश भी पता है हमको बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जैसे कॉटन ले लीजिए, उनके वहाँ पे कुछ ऐसे मशीन्स है ना जो कि इंडिया में नहीं है, कॉटन बनाने वाली मशीन्स। समझ रहे हो बात? इनफैक्ट कुछ ऐसे बिस्किट्स के क्वालिटीज़, अगर इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ बंगाल या फिर बिहार या फिर आसाम, है ना, तो आपको पता होना चाहिए दैट
कुछ हमें एक बिस्किट का क्वालिटी मिलता है जिसका ब्रांड नेम होता है प्रान, PRAN। खाया किसी ने? प्रान के बिस्कुट्स खा के देखना कितने टेस्टी होते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है प्रान के बिस्कुट्स खाना। सो एनीवेज क्या होता है ना, दैट इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है दैट इंडिया में भी डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसी बात नहीं है दैट सब कुछ हम ही उनको एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हमें बहुत कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक का वर्किंग पेपर के हिसाब से अगर देख लीजिएगा तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट बोला जा रहा है कुड राइज 182% अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इनफैक्ट ये जो है ना 300% भी हो सकता है अगर ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स लिया जाए, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बांग्लादेश अगर रिड्यूस कर सके। तो सर्विस सेक्टर में अगर देख लीजिएगा तो बोला जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दैट हाँ आने वाले समय में बांग्लादेश सेवरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विस सेक्टर्स को भी अच्छे से लेवरेज कर सकता है। इनफैक्ट इंडिया और बांग्लादेश किस किस सेक्टर में अच्छे से सामने आ सकते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स एंड कनेक्टिविटी वाला सेक्टर। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टू बूस्ट ईस्टर्न इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी। क्या क्या चीज़ें चल रही है? देखो अनडाउटेडली इंडिया की कनेक्टिविटी जो है ना एशियान और बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि ऑफकोर्स सब रीजन एज अ होल सबको ग्रोथ करना है, ख़त्म बात। ग्रोथ जब ही हो पाएगा ना जब ट्रेड बढ़ेगी आपस में, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट के भी बारे में बात की जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश बोल ही रही थी दैट यस वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट, है ना। सो अगेन दे विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इट, और इससे बांग्लादेश का ही फ़ायदा होगा, बांग्लादेश का भी फ़ायदा होगा, इंडिया का भी फ़ायदा होगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना, इंडिया की ज्योमेट्री कैसी है, कुछ ऐसी है ना, ऐसे ही ना है। अब यहाँ पे बीच में बांग्लादेश आ जा रहा है, यही ना बांग्लादेश है जी। तो अब सोचो कलकत्ता से अगर सोचो इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ये कहाँ से, इधर से कनेक्टिविटी है। अब अगर बीच में बांग्लादेश भी आ गया तो हमें फ़ायदा ये होगा दैट हाँ बांग्लादेश के थ्रू ये कनेक्टिविटी ऐसे करके हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा दैट हाँ हम यहाँ से यहाँ पर से अपने एक रास्ता बनाकर अपने त्रिपुरा या फिर मिज़ोरम वाले रीजन या फिर मणिपुर के रीजन में भी हम सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा हमें ऐसे करके घूम के नहीं जाकर जाना पड़ेगा। ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा टोपोग्राफी, कितना ज़्यादा अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफीज है, ठीक है। तो यहाँ से जाने में असुविधा होता है, बट वहीं पर अगर हमें यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट कनेक्टिविटी मिल गया तो हमारा ही फायदा होगा, बांग्लादेश का भी फायदा होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है बांग्लादेश के पोर्ट का यूजेजेस करना। जी हाँ, इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल वाटरवे ट्रेड को बूस्ट करने के लिए इंडिया अभी यूज़ कर सकता है मोंगला और चित्तगोंग पोर्ट भी, ऐसा बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया। इनफैक्ट यूज़ ऑफ इंडियन पोर्ट, जी हाँ, इंडिया बांग्लादेश भी जो है ना वो अभी ना मलेशिया और सिंगापुर पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंट है अपने माल को एक्सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि देखो बांग्लादेश के अगर उधर देखोगे वहाँ पर इमरजेंट कोस्ट है, प्रॉपर कोस्ट बने नहीं हुए हैं, प्रॉपर पोर्ट्स, बट इंडिया में प्रॉपर पोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो बांग्लादेश अभी या तो मलेशिया या तो सिंगापुर का हेल्प लेती है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, राइट। वही चीज़ अगर बांग्लादेश हमारा हेल्प लेकर करे तो क्या हम हेल्प नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल हेल्प करेंगे, राइट। ट्रेन एंड बस कनेक्टिविटी को भी इंप्रूव करने की बात की जा रही है। इनफैक्ट बोला जा रहा है 3 एक्सप्रेस ट्रेन एंड इंटरनेशनल बस सर्विसेज जो है वो ऑपरेट करती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एक रिवर है विच इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दीज 2 कंट्रीज, दैट इज इंडिया और बांग्लादेश, वो है तीस्ता रिवर, ठीक है। तीस्ता अनडाउटेडली दोनों देशों के लिए एग्रीकल्चरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अगर देख लीजिएगा तीस्ता के कारण अराउंड 12.77% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसके ऊपर, इस पानी के ऊपर ही रिलायंट करती है। वहीं पर बांग्लादेश में 7.3% पॉपुलेशन जो है वहाँ की इसी पानी के ऊपर रिलाई करती है। इनफैक्ट बांग्लादेश का 14% जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है ना वह तीस्ता रिवर के आजू बाजू ही लाई करता है। तो मेन जो इशू एग्जिस्ट कर रही है हमारे और बांग्लादेश के बीच में वो ये कुछ इश्यूज़ है, जिसमें तीस्ता वाटर शेयरिंग तो है ही, दैट इज़ द टू हैव फेल टू रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़, जैसे तीस्ता वाटर शेयरिंग, किलिंग एट द बॉर्डर। सो किलिंग एट द बॉर्डर, जी हाँ, बहुत समय उनके भी आर्मी हमारे लोगों को मार देती है, हमारे आर्मी के द्वारा ऐसा एलिगेशंस लगता है दैट उनके लोगों को मार दिया गया। तो इस टाइप से क्यों ना शॉर्ट आउट किया जाए इसको प्रॉपरली, ठीक है। चाइना फैक्टर तो है ही, चाइनीज़ इनरोड इन बांग्लादेश, जी हाँ, चाइना अब डायरेक्टली तो नहीं कर सकती है, बट हाँ पोर्ट के थ्रू घुस सकती है ना, इंडियन ओशन के थ्रू। अब देखो वो अगर घुसेगी तो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा, ठीक है, विच वी विल नॉट अलाउ टू डू दैट, राइट।
तो ये भी चीज़ें कुछ कुछ फैक्टर्स है विच इज़ एक्टिंग हेयर. नेक्स्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-2022 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली रिलीज़ किया गया ये रिपोर्ट, जो एशिया और पैसिफिक स्पेसिफिक है. चलो इस रिपोर्ट को प्रॉपरली देखते हैं, क्योंकि ये ILO के वेबसाइट से लिया गया है. ठीक है, सो देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है. देखो, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन मतलब क्या है. आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इफ़ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ गिविंग यू एनी इंश्योरेंस, यस दैट इज़ सोशल प्रोटेक्शन फॉर यू, राइट. तो इस ILO के द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें पाया गया है दैट सोशल प्रोटेक्शन का जो एक्सेस है ना, बहुत कम लोगों के पास है दुनिया में. इनफैक्ट ऑलमोस्ट 53% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वर्ल्ड का, दे हैव नो सोशल प्रोटेक्शन. जिसमें एशिया पैसिफिक में अगर ये नंबर देखोगे 56% है, एंड इन इंडिया ये जो है ना ये 76% से भी ज़्यादा है. इनफैक्ट बांग्लादेश का अगर देखोगे तो बांग्लादेश में हाइयर परसेंटेज ऑफ पीपल है जो कि सोशल प्रोटेक्शन के अंडर है, जो कि इंडिया में नहीं है. मात्र 76% से भी ज़्यादा जो है दे आर आउट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन. दे हैव नो सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया. कैन यू इमेजिन दिस. नाउ स्पेंडिंग अगर देखोगे सोशल प्रोटेक्शन में, वर्ल्ड का एवरेज जहाँ 12.9% है, वहीं पर इंडिया में देखो ये कम है. ऑब्वियस सा बात है, वर्ल्ड अगर प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होगा, बट वहीं पर इंडिया में अगर कम है तो ये भी कम ही होगा ना, है ना. इंडिया का सोशल सिक्योरिटी स्पेंडिंग अगर देख लीजिएगा तो 5% ऑफ GDP पर कैपिटा से भी कम है, जो कि अगेन दुनिया में अगर देखोगे उससे रिस्पेक्टिवली कम है. ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिससे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिप्रिवेशन जो होते हैं लोगों को उससे बचाया जा सके. जैसे बहुत समय होता है ना ओल्ड एज के समय अगर पेंशन स्कीम ना हो तो कैसे कमाओगे, आपका पैसा कहाँ से आएगा. अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, वर्क इंजरी, मटर्निटी, लॉस ऑफ प्राइमरी ब्रेड विनर, तो ये सब कुछ फैक्टर्स है यू नो विच इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. नेक्स्ट, फ्यू गवर्नमेंटल स्टेप्स जो क्या सोशल प्रोटेक्शन के लिए इंश्योर किए गए वो आप देख सकते हैं. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, मनरेगा. ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं. ILO के बारे में अगर देख ले तो ILO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, जो क्या एकमात्र ट्राइपार्टाइट यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है जो क्या ब्रिंग करती है एक साथ गवर्नमेंट को एज वेल एज एम्प्लॉयज़ को एंड वर्कर्स अराउंड 187 मेंबर स्टेट्स का. इनफैक्ट इनका काम क्या होता है दैट दुनिया भर में जो वर्ल्ड लेवल का जो लेबर स्टैंडर्ड्स है ना उसको सेटअप करना, पॉलिसीज़ डेवलप करना और प्रोग्राम्स को बनाना जो क्या प्रमोट करे डिसेंट वर्क कंडीशंस को. ऑलराइट, चलो आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट, कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन द चॉइस ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. कोर्ट जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता चॉइस ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है ये. नाउ क्यों बोला है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है देखो भाई, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है ना अगर कोई भी उसके मैनेजमेंट में इंक्लूड हो रहा है कोई भी क्वालिफाइड पर्सन, तो उनके मेरिट्स को हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, कोई भी कोर्ट नहीं क्वेश्चन कर सकती है. तो सवाल जब ये सब डिस्कस किया ही जा रहा है तो कुछ ठीक है, किस प्रोविजंस के अंडर किया गया है, वेरियस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर. तो वो आर्टिकल्स कौन कौन है, उन आर्टिकल्स को हम लोग थोड़ा प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे हैं. जैसे ये तो आपने पॉलिटी में अच्छे से डिस्कस करोगे. इनफैक्ट यहाँ से अच्छा ना आप एक काम करो, लक्ष्मीकांत बुक खोलो, उस पॉलिटी का बुक देखो, वो ज़्यादा बेहतर है. जिसमें आर्टिकल 29 बोला गया है, इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन जो कि रिसाइड कर रहा है इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, दे हैव अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, script or culture of its own and they shall have the right to conserve the same. जी हाँ दोस्तों, यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है. इनफैक्ट बोला गया है दैट आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन भी देता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को. देख रहे हो, ये दो माइनॉरिटीज़ डिफाइन तो नहीं किया गया बट मेंशन किया गया है. बट वहीं ये माइनॉरिटीज़ कंडीशंस क्या होंगी वो लेकिन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स का काम है डिसाइड. माफ़ करना गाइस, ठीक है. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर बोला था दैट इस आर्टिकल का जो स्कोप है ना दैट इज़ नॉट नेसेसरीली रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली, क्योंकि द यूज़ ऑफ वर्ड सेक्शंस ऑफ सिटीजन जो आर्टिकल में यूज़ किया गया है
वो माइनॉरिटीज़ एज वेल एज मेजॉरिटी भी होता है। तो देखो क्या होता है ना, दैट सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट कोर्ट्स जो है अपने वर्डिक्ट्स में ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसीलिए कभी भी इस टाइप के वर्डिक्ट जब देना पड़े ना तो कोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो वर्डिक्ट क्या दे रही है। देखो जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला दैट देखो भाई माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में जो है हम लोग दखल नहीं डाल सकते हैं, फिर अगर कोई कोर्ट दूसरा कोर्ट बोल देता है नहीं नहीं क्यों नहीं दखल डाल सकते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है ना। हाँ, आर्टिकल 30, नेक्स्ट आर्टिकल 30 बोला जा रहा है हर एक माइनॉरिटीज़ दे शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अगर कोई माइनॉरिटीज़ है तो वो अगर चाहे तो अपने कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और साथ ही साथ उसको एडमिनिस्टर भी कर सकती है। इनफैक्ट प्रोटेक्शन भी मिला हो गया है अंडर आर्टिकल 30। इट इज़ कॉन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज़, और ये वो माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो क्या या तो रिलीजियस या तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है। एंड दे डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। जी हाँ, दे डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। अगेन इन माइनॉरिटीज़ दैट इज़ रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, वो अगेन रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का काम है टू डिसाइड दैट हु विल बी कमिंग अंडर दिस माइनॉरिटी वाला सेक्शन। नेक्स्ट आरबीआई गाइडलाइंस फॉर डिजिटल लेंडिंग। डिजिटल लेंडिंग होता क्या है पहले पता है आपको? देखो डिजिटल लेंडिंग वो प्रोसेस है ना जिसके थ्रू फॉर एग्जांपल अभी जैसे अगर आपको लोन लेना हो, आप बैंक के पास जाओगे ना, आप बैंक के पास जाओगे उससे लोन लोगे तो वो आपको अगर लोन देगी उसके बाद आप लोन चुकता कर लो, ठीक है। अब बैंक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, है ये सब झमेला में कौन पड़ेगा, तो कोई सोचता क्या है दैट चल भाई अगर मैं बैंक के पास ना जाके कोई अगर दूसरा इंसान से ही लोन मिल गया तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो अगर ये बंदा से लोन मिलेगा, है ना, और ये कोई कोलैटरल नहीं रख रहा बट हाँ ये गारंटीड है दैट ही विल रिपे द लोन, तो कितना अच्छा है ना, है ना। तो यही चीज़ इसी को फॉर्म को डिजिटल लेंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसके आरबीआई ने, अब देश में ये सब चल रहा है तो इसलिए आरबीआई को कुछ गाइडलाइंस निकालनी थी, इसलिए आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली है। सबसे पहला गाइडलाइन में आरबीआई ने बोला देखो भाई हम कोई मिडलमैन को नहीं रखेंगे, दैट इज़ ऑल लोन डिसबर्सल या फिर रीपेमेंट जो क्या हो रहा है बिटवीन द होल्डर्स ऑफ द बैंक अकाउंट एंड रेगुलेटेड एंटिटीज़, ठीक है, उस पर हम लोग बेसिकली ये रेगुलेशंस ला रहे हैं। लिमिटेड इंफॉर्मेशंस कैन बी स्टोर्ड, दैट इज बोला जा रहा है नेम और एड्रेसेस जो है ना दे आर अलाउड, बट बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है कोई भी बॉर्डर ले नहीं सकता कोई भी डिजिटल लेंडिंग ऐप के थ्रू। नहीं, आप उसका अगर फिंगरप्रिंट या फिर आईरिस स्कैनिंग करना चाहो ना वो नहीं। हाँ नाम रखो भैया, ऐसा कोई थोड़ा ना मना किया जा रहा है, एड्रेस रखो बिल्कुल, अगर वो पैसा नहीं दे तो उसके एड्रेस में आप जा सकते हो, तो ये सब तो है, बट हाँ बायोमेट्रिक नहीं रख सकते। रिपोर्टिंग ऑफ ऑल लेंडिंग एक्टिविटीज इज टू बी डन टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जिससे अल्टीमेटली सरकार के पास भी वो सब डेटा जाए जिससे सरकार भी पैसे इनकम टैक्स ले सके, है ना। अ बोरोवर कैन एग्जिस्ट द डिजिटल लोन बाय पेइंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आफ्टर कूलिंग ऑफ पीरियड या फिर लुक ऑफ पीरियड। चलो ये सब तो नॉर्मल हो गई, अदरवाइज कोई लोन ले देगा क्यों, है ना। बेनिफिट्स जो है गाइडलाइंस विल हेल्प द प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स। जी हाँ, इससे कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट रहेंगे, पता है। दैट इज़ वो वैसे कंज्यूमर्स होंगे ना जो क्या जैसे आप पैसे दे रहे हो, लेंडिंग कर रहे हो, यू विल बी प्रोटेक्टेड बाय दिस वेरी शॉर्ट, राइट। या फिर जो बंदा ले भी रहा है क्योंकि उसका भी तो प्राइवेसी कुछ बच रहा है ना जी, है ना। ऊपर से सारा डेटा सरकार के पास कहीं ना कहीं है, जिससे बाई चांस अगर किसी ने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसका भी कुछ प्रोविजंस है। अब देखो सरकार पता है ये सब भी क्यों ला रही है, क्योंकि पहले क्या था ना बैंक के थ्रू लोन, अभी बैंक सबको लोन भी नहीं देना चाहती है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि एग्जिस्ट कर रही है इसीलिए। नेक्स्ट क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में बोला गया है। नाउ सवाल हो रहा है क्रिएटिव इकोनॉमी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एग्जिम बैंक का रिपोर्ट था, उसमें पाला गया इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है ना क्रिएटिव गुड्स और सर्विसेज का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ ओवरऑल इंडिया 6 ग्लोबली रैंक कर रहा है आउटसाइड द यूएस विथ रिस्पेक्ट टू टॉप इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस मार्केट, अगर रेवेन्यू के बॉलीवुड जैसे देख लोगे, ठीक है। इनफैक्ट ये वर्ड जो है ना क्रिएटिव इकोनॉमी, ये ध्यान से देखना, लेकिन ये बिल्कुल पूछा जा सकता है आपको। क्रिएटिव इकोनॉमी 2001 में जॉन हॉकिंस के द्वारा लाया गया था। ही अप्लाइड द टर्म टू आर्ट, कल्चरल गुड्स एंड सर्विसेज, टॉय एंड गेम्स और रिसर्च और डेवलपमेंट, ये सब सेक्टर को क्रिएटिव इकोनॉमी बोला जाता है। इनफैक्ट
अगर कुछ कुछ रिकमेंडेशंस देख लीजिएगा, अगर कोई भी देश को अपने क्रिएटिव इकोनॉमी को सस्टेन करना है ना, तो पहले तो उनको प्रॉपरली डिफाइन और मैप करना पड़ेगा क्रिएटिव इंडस्ट्री। क्रिएटिव इंडस्ट्री है क्या, फोकस करना पड़ेगा ऑन जॉइंट प्रोग्राम्स, फंड करना पड़ेगा फाइनेंस, और जिससे इस क्रिएटिव इंडस्ट्री को प्रॉपरली फाइनेंस मिल सके। कॉपीराइट्स के इशू को प्रॉपरली कंसर्न करना पड़ेगा। अभी देख लीजिएगा बॉलीवुड कोई भी कॉपी करके यूट्यूब में डाल देता है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है मैनिपुलेट होनी चाहिए। प्रोमोटिंग एमएसएमईज एंड लोकल आर्टिशंस, इनफैक्ट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट्स और हब्स को, फॉर्म करना पड़ेगा एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जिससे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके। बहुत सारे कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दे हैव मेड एंड डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्रीज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी एंड दिस शुड बी सस्टेन्ड एज वेल, राइट। नेक्स्ट, नैनो यूरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह है नैनो यूरिया, आपको पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले सरकार ने इसको अलाउ भी कर लिया था, राइट। बट अभी जो इस आर्टिकल में ना कुछ क्रिटिसिज्म मिला है सरकार को, दैट देखो नॉर्मली जो है ना, अगर कभी भी ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को 3 सीजन में इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी फर्टिलाइजर को अप्रूव करना चाहिए। मतलब पहले इसको 3 क्रॉपिंग सीजन्स में चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको अप्रूव करो। बट नैनो यूरिया के केस में वो मात्र उसको घटा के 2 क्रॉपिंग सीजन ही कर दिया गया है। इनफैक्ट बहुत सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट तो अभी भी अनक्लियर है दैट क्या ये जो प्रोडक्ट है नैनो यूरिया, ये क्या एक्चुअली फार्मर्स का डिपेंडेंस ऑन नॉर्मल वो बैग वाला जो बोड़ा वाला जो यूरिया है उस पर घटा सकता है। इनफैक्ट सरकार को जब ये पूछा गया तो सरकार बोल रही है देखो भाई, हम लोग तो इसका रजिस्ट्रेशन किए अंडर द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1985, तो हम लोग तो पूरा एकदम जो सरकारी प्रोसेस है उसको ही मान के हम लोग चल रहे हैं। इनफैक्ट नैनो यूरिया हैज़ बीन प्रोविजनली नोटिफाइड अंडर FCO बेस्ड ऑन इनकरेजिंग रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग है। इनफैक्ट वेरियस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जब पूछा गया तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग इसको लॉन्च भी कर रहे हैं ना। सवाल होता है नैनो यूरिया है क्या? यह एक पेटेंटेड और इंडिजिनसली हमारे देश में ही बना हुआ एक लिक्विड है जो क्या कंटेन करता है यूरिया का नैनो पार्टिकल्स। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट इसलिए बोला जा रहा है ना, क्योंकि एक 1/2 लीटर ऑफ बोतल बोला जा रहा है 45 kg जो होता है ना एक बोरी यूरिया का, उस बोरी को रिप्लेस कर सकता है मात्र एक 1/2 लीटर का बोतल। ये वाला बोतल है, ये वाला देख रहे हो, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, डार्क स्काई रिजर्व। देखो पहला ऐसा इंडिया में हो रहा है जब डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है दैट इंडिया में भी पहला इंडिया का डार्क स्काई रिजर्व को लद्दाख के हानले रीजन में सेटअप किया जाएगा आने वाले 3 महीनों में, ठीक है। इनफैक्ट ये पूरा जो प्रोजेक्ट होने वाला है डार्क स्काई रिजर्व का, इसमें पार्टनरशिप होगी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का, लेह और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का। ना सवाल होता है दैट बोल तो रहे दैट हाँ चलो भाई डार्क स्काई रिजर्व जो है लद्दाख में सेटअप करेगी, ये है क्या भाई डार्क स्काई रिजर्व? देखो ये एक ऐसा एरिया है ना जहां पर लाइट पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम है। लाइट पोल्यूशन पता है क्या होता है? जैसे आप अगर रात को आसमान देखोगे ना, जैसे गुवाहाटी में आप देख लो रात को आसमान देखना, एकदम सब जगह लाइट जली हुई रहती है, प्रॉपरली आसमान दिख नहीं पाता है, तो वो हो गया लाइट पोल्यूशन। टेक्निकली दैट इज, देखो ये उस टाइप का पोल्यूशन कुछ है ही नहीं, है ना, इससे कुछ हार्म नहीं होता है सच किसी को, है ना। बट क्या है ना दैट आसमान प्रॉपरली क्लियरली नहीं दिखता है, इसलिए हम इसको लाइट पोल्यूशन बोलते हैं ना। लाइट पोल्यूशन नेगेटिव किसके लिए हो जाता है पता है? ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आर्टिफिशियल लॉस नहीं दिख रहा, तो आप प्रॉपरली आसमान को क्लियरली नहीं देख पाओगे ना। और आपको आसमान को क्लियरली क्यों देखना है? ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें तारों को स्टडी करने के लिए, तो ये सब जो है नॉर्मल शहर के बीच में नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये जो डार्क स्काई रिजर्व है ना, ये ऐसा ही रीजन है जो कि सराउंड करता है कोई भी पार्क या फिर ऑब्जर्वेटरी को जहाँ पर लाइट पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब वहाँ पे लाइट पोल्यूशन कम होगा तो वहाँ पे ऑब्वियस सा बात है एस्ट्रोनॉमी को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई, वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है। समझ लो बात? नाउ इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन जो है ये एक US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या डेजिग्नेट करती है वैसे प्लेसेस को विच आर फिट फॉर इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस। अभी तक इंडिया में लेकिन ऐसा कोई भी रीजन नहीं था, बट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, दैट इज हानले इन लद्दाख। याद रहेगा ये रीजन हानले इन लद्दाख है ना,
चलो, हानले। हानले क्यों सेलेक्ट किया गया था? क्योंकि देखो ये जो है ना माउंट सरस्वती के एटॉप वाला ये रीजन है, ये वाला हानले, देख पा रहे हो? ये एक ड्राई कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। हानले इसको, इस रीजन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हानले मोनास्ट्री है नेबरहुड में, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि क्लाउडलेस स्काई है, लोअर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है, तो इसलिए दिस बिकम्स द वेरी गुड प्लेस फॉर ऑब्जर्वेशंस टू डू है, राइट। सो एनीवेज गाइस, अब आ जाते हैं एमसीक्यू सेक्शन में। कल के एमसीक्यू में अगर देख लीजिएगा, सबसे हम लोगों ने नुआखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल के बारे में पूछा था, है ना, दैट किस स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा, ठीक है। चलो आज के अब देखें कितने लोगों ने सही इसका आंसर दिया था। एक ही क्वेश्चन था जिनका आप लोग सभी लोगों ने सही आंसर दिया। सो अ वेरी 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 गुड, वेरी गुड। सब ने ही यहाँ पे देखो, सब ने सही दिया था। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर विशिंग हैप्पी टीचर्स डे, राइट। ओके, या अब आ जाते हैं आज के क्लास में, है ना। अच्छे से देने की कोशिश करना, ठीक है। ओके ओके, माफ़ करना। ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन चेंज, राइट। ओके, चलो एनीवेज गाइस, अब मैं एक काम करूँगा ये दो जो क्वेश्चन मिस आउट हो गई है ना, आई विल श्योरली गिव इट टू यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, आई प्रॉमिस यू गाइस। आज ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है नैनो यूरिया ये एक पेटेंटेड और इंडिजिनसली मेड लिक्विड है दैट कंटेन्स नैनो पार्टिकल्स ऑफ यूरिया। और दूसरा स्टेटमेंट है रजिस्ट्रेशन जो है नैनो यूरिया फर्टिलाइजर एज पर द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1985 ही देश में हमारा किया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 nor 2. Just give your right answer in the comment section below. We'll be waiting for your answer to come up. This was all about for the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye. Take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.